हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड फोर्थ सेम के अंतर्गत जो हमारा विद्यालय जो करिकुलम डेवलपमेंट है यानी पाठ्यक्रम विकास है, उसके अंतर्गत हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी ब्लूम के द्वारा जो शिक्षा के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है उनका हम अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं, चूंकि हम यहाँ पे पाठ्यक्रम के विकास की बात कर रहे हैं और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक पाठ्यक्रम का जब हम विकास करते हैं तो उसका जो पहला स्टेप है या जो उसका प्रारंभिक चरण है वो आपका उद्देश्यों का निर्धारण है। हमने कहा था कि जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य ही किसी भी व्यवस्था को या किसी भी समाज को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं या एक दिशा की ओर जाने के लिए उसे प्रवृत्त करते हैं। तो जहां तक पाठ्यक्रम के विकास की बात आती है तो हम शैक्षिक उद्देश्यों को हमें यहाँ पे पढ़ लेना जरूरी है। आपकी सिलेबस में जो टॉपिक है एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, तो परसों जो पिछला वीडियो मेरा था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि शैक्षिक उद्देश्य और जो शिक्षण के उद्देश्य या अनुदेशनात्मक उद्देश्य उनमें अंतर क्या है। अब जब हम अपने पाठ्यक्रम का विकास करते हैं तो पाठ्यक्रम के विकास के तहत हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उद्देश्यों के निर्धारण के लिए हम जो उद्देश्यों के निर्धारण के संबंध में या उद्देश्यों शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में जो बहुत सारे विद्वानों ने हमारे अपने विचार दिए हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण के आधार पे जो किसी भी विद्वान का मत है हम कैसे उस मत को अपने उद्देश्यों के निर्धारण में प्रस्तुत कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं उसको हम जांचते हैं और उसको लागू करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम शैक्षिक उद्देश्यों की बात करते हैं तो शैक्षिक उद्देश्यों में जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है या ब्लूम का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ब्लूम ने अपने शैक्षिक उद्देश्यों को या शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है, ठीक है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य यानी कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष एफेक्टिव डोमेन और क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन। तो जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है, ये ज्ञानात्मक पक्ष जो है हमारी शिक्षा की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। और जब हम आपको शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्यों की बात कर रहे थे तो शिक्षण उद्देश्यों में यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम इन स्टेप्स का ध्यान रखते हैं या ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का अत्यधिक ध्यान रखते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य यानी बच्चे के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, कॉग्निटिव स्तर पे ज्ञानात्मक स्तर पे काम करने के लिए ऐसे उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जो भावात्मक पक्ष है यानी इमोटिव लेवल पे हम जो है बच्चे के विकास की बात करते हैं, यानी विभिन्न चीजों को वो जब एसिमिलेट करता है, चीजों को आत्मसात करता है, उनसे अपने आप को एसोसिएट करता है। और जो तीसरा उद्देश्य आपका है वो है क्रियात्मक उद्देश्य यानी साइकोमोटर डोमेन पे। तो साइकोमोटर जो डोमेन है उसमें ऐसे उद्देश्यों को रखा जाता है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन लाए जाए। और व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन आपको किससे दिखता है? आपके जो स्किल्स होते हैं, आपके जो विभिन्न कौशल क्रिया कौशल होता है उनके द्वारा आपको व्यवहार में परिवर्तन दिखता है, ठीक है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण आपका है ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन, तो आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर जो है बीएस ब्लूम ने अपने उद्देश्यों को या हम कह सकते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को उन्होंने 6 भागों में बांटा है। पहला, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, पहला है ज्ञान नॉलेज, दूसरा है बोध अंडरस्टैंडिंग या इसे कंप्रीहेंशन भी कहते हैं, तीसरा आपका है प्रयोग यानी एप्लीकेशन, चौथा आपका है विश्लेषण यानी एनालिसिस, पांचवा आपका है संश्लेषण सिंथेसिस एंड लास्ट और छठवां आपका है मूल्यांकन, ठीक है। अब जो ये ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य हैं या कॉग्निटिव डोमेन के उद्देश्य हैं, ये ऊपर को इस प्रकार से, ठीक है, यानी
ये जो आपका ये है, ये सबसे निचला स्तर है, या हम कह सकें कि जैसे हमने ज्ञान लिखा हुआ, तो ज्ञान कॉग्निटिव डोमेन का सबसे निचला स्तर है, या सबसे निम्न उद्देश्य आपका है, ठीक है। फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, और ज्ञानात्मक पक्ष का जो सर्वोच्च आपका बिंदु है वो है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। तो आप देख रहे हैं मैंने चित्र के द्वारा इनको जो है एरो के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो जब हम किसी भी टॉपिक को बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम उसको कुछ ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ज्ञान देने के अंदर हम क्या करते हैं, माना आप जो है फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, माना बच्चे को आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है, ठीक है, उसमें अलग अलग चीजों को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, रिकॉल करना, चीजों को याद करना, ठीक है, रेखांकित करना, सूची बनाना, मिलाना, ये सारी क्रियाएं किसमें आती हैं, ज्ञान या नॉलेज पक्ष के अंतर्गत आती है, या नॉलेज बिंदु के अंतर्गत आती है। यानी आप फोटोसिंथेसिस की परिभाषा पढ़ा रहे हैं, सॉरी नामक टॉपिक आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि बच्चा जो है उसकी परिभाषा दे पाएगा, उसकी परिभाषा को याद कर पाएगा, उसकी परिभाषा को लिख पाएगा, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में अलग अलग चीजों को जो है वो ये उसको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि ये एक जो है रासायनिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो है इन तत्वों को, जैसे पानी उसके लिए चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए सूर्य का प्रकाश से, तो इन सारी चीजों को रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज वो कर पाएगा, ठीक है। तो जो ज्ञानात्मक स्तर का हमारा टीचिंग होता है, उसमें हम बच्चे को जो है ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, और जब हम बच्चे को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं या सूचना देने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद हम इस बिंदु पे पहुंचते हैं कि वो दिए गए ज्ञान को परिभाषित कर सकेगा, उसको लिख पाएगा, उसको पहचान कर पाएगा, या अलग अलग जो सूचियां बनाई हैं उन सूचियों का मिलान कर पाएगा। इस लेवल का जो दूसरा उद्देश्य है, और इससे ऊपर का जो उद्देश्य है, वो है बोध का उद्देश्य। बोध यानी अंडरस्टैंडिंग। आप जब जो है आप किसी चीज को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो पहले स्तर पे जो है आप उसको ज्ञान देते हैं, दूसरे स्तर पे वो उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाए माना कि जैसे मैं कह रहा हूं कि यदि हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं और बच्चा जो है ज्ञानात्मक स्तर पे उसको इस बात का ज्ञान हो गया है कि पेड़ पौधे जो है सूर्य की प्रकाश में अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरे स्तर पे उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, माना बच्चे के दिमाग में ये बात आती है कि अरे आज तो बादल आसमान पे लगे हुए हैं, आज पेड़ पौधे क्या नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे, या जो है इस पौधे पे जो है हरे पत्ते नहीं है, तो जो है ये, मतलब ऐसी बातें उसके दिमाग में आ सकती है, ठीक है। तो यदि ऐसी बातें उसके दिमाग में आ रही है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, टॉपिक को समझ रहा है, जो चीज आप बताना चाह रहे हैं उसको उसके अंदर समझ विकसित होती है। तो बोध के अंदर क्या होता है कि वो व्याख्या करता है अपने शब्दों में, जो टॉपिक आप उसको पढ़ाते हैं उसको क्या करता है, उसकी अपने शब्दों में व्याख्या करता है। दो विभिन्न प्रतियों, दो विभिन्न विचारों के मध्य वो अंतर स्पष्ट कर पाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वर्गीकरण करना, आपने बहुत सारी चीजें उसके सामने रख दी, आपने जैसे उसके सामने लिखा गाय, कमल, मोर, ठीक है, तो वो अलग अलग कॉलम में उनको डिवाइड कर पाएगा कि यदि जो है पशु है तो पशु के नीचे वो गाय लिखेगा, पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे के नीचे या फूल के नीचे वो जो है वो कमल लिखेगा, पक्षी के नीचे वो जो है हंस लिखेगा, या जो है कोयल, जो भी लिखेगा, ठीक है। तो आपने बहुत सारे विचार उसके सामने रखे, बहुत सारे शब्द उसके सामने रखे, तो वो उनको जो है क्लासिफाई कर पाएगा, उनका वर्गीकरण वो कर पाएगा, ठीक है। अनुवाद करना, जैसे आप कोई कविता उसको पढ़ाते हैं, कोई गद्य पढ़ाते हैं, कोई पद्य पढ़ाते हैं, तो वो जो है उसका क्या कर पाएगा, अनुवाद कर पाएगा। तो ये आपका है दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। तीसरा है आपका एप्लीकेशन यानी प्रयोग। प्रयोग का मतलब ये है कि जो ज्ञान उसे नॉलेज लेवल पे दिया गया, जिन चीजों को वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझा, अब वास्तविक परिस्थितियों में वो क्या करेगा, उस ज्ञान का प्रयोग करने की कोशिश करेगा। जैसे है कि तथ्यों व प्रत्ययों का वास्तविक परिस्थितियों में वो क्या करेगा, प्रयोग करेगा,
प्रदर्शन, निर्माण और खोजना। ठीक है, अब आपने उससे कहा कि जो है जैसे आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है, ठीक है, तो प्रयोग वाले में आप जो है उससे कोई प्रोजेक्ट प्रकाश संश्लेषण के संबंध में बना सकते हैं, कोई चार्ट उससे बनवा सकते हैं, कोई जो है मॉडल उससे बनवा सकते हैं। ठीक है, यानी जो नॉलेज उसको यहाँ पे दिया गया, ठीक है, उसका वो क्या करेगा, प्रयोग करेगा। ये आपका एप्लीकेशन हो गया विश्लेषण यानी एनालिसिस। विश्लेषण का मतलब होता है कि नॉलेज को छोटे छोटे भागों में बांटना, डिवाइड नॉलेज इनटू फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ठीक है, और जो छोटे छोटे टुकड़ों पे आप जो है ज्ञान को बांटते हैं, फिर उसके गुण दोषों की क्या करना, व्याख्या करना। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आपने ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, तो उन छोटे छोटे टुकड़ों के मध्य आप क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उनको पृथक्करण करते हैं, अलग अलग करते हैं, तत्वों व संबंधों का विश्लेषण। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें उसके सामने रख दी, आपने बहुत सारे शब्द उसके सामने रख दिए, आपने अलग अलग प्रकार का मटेरियल उसके सामने रख दिया। ठीक है, तो इन 3 स्तरों पे इतना काम हो जाना चाहिए कि बच्चा जो है इन सारी चीजों में वर्गीकरण कर सके, बच्चा इन चीजों को अलग अलग तरीके से इनकी व्याख्या कर सके, यानी विश्लेषण कर सके। अगला स्टेप इसमें है संश्लेषण यानी सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब होता है तत्वों को नई संरचना में संगठित करना। जो आपने विश्लेषण के अंतर्गत छोटी छोटी चीजों में जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में नॉलेज को बांटा था, ठीक है, फिर वहां से आप जो है किसी निष्कर्ष पे पहुंचे थे, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि जो ये अलग अलग तत्व हैं, इन तत्वों को एक नई संरचना में एक नए फॉर्मेट में जो है इनको जो है लाने की कोशिश करते हैं और उनकी पुनर्व्याख्या करते हैं और सारांश देते हैं। यानी जो आपको पढ़ाया गया है बच्चा उसका सारांश बताएगा। ठीक है, तो ये आपका आता है संश्लेषण के अंतर्गत। और आपका इसमें जो 6वां है और लास्ट है वो है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इवैल्यूएशन में क्या होता है, तुलना करना, दो चीजों की क्या करना, तुलना करना, दो वस्तुओं की तुलना करना, दो शब्दों की तुलना करना। ठीक है, निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना किसी भी चीज के बारे में। अब हम जो मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन किस लिए करते हैं, मूल्यांकन हम करते हैं किसी भी चीज के बारे में डिसीजन लेने के लिए, उसके मूल्य को जानने के लिए, उसकी प्रभावशीलता को जानने के लिए, उसके गुण दोषों को जानने के लिए, उसके महत्व को जानने के लिए। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के द्वारा बच्चा क्या करेगा, दो वस्तुओं, दो विचारों या दो तथ्यों की तुलना करेगा, निष्कर्ष अपना निकालेगा, किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेगा और जो सामग्री है या जो तथ्य है उनके मूल्यों को निर्धारित करेगा, यानी उनके महत्व के बारे में उसको ज्ञान होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष के 6 उद्देश्य हैं और ये उद्देश्य जो है आपके शिक्षण में बहुत जो है ज्यादा प्रयोग होता है। अब हम जहां पाठ्यक्रम विकास की हम बात कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रम विकास में जो है हम इस बात पे हमें इन बातों को जो है क्या करना है, इन बातों का एनालिसिस करना है, इन बातों पे सोच विचार करना है कि हम ज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा कंटेंट रखेंगे। ठीक है, बच्चे में उस ज्ञान को जो है अच्छी प्रकार से वो समझे, ठीक है, उसका वो प्रयोग करें, विश्लेषण संश्लेषण करें। तो ऐसा हमें कौन सा पाठ्यक्रम बनाना है या अपने पाठ्यक्रम में कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स या विषय वस्तु रखनी है जिससे बच्चा जो है या आपका विद्यार्थी इन स्तरों को जो है आसानी से और प्रभावशीलता के साथ क्या कर ले, प्राप्त कर ले। ठीक है, तो ये आपके थे ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य और इसके साथ साथ आपके जो है जो भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं वो भी जो है आपको बाद में बता दिए जाएंगे। थैंक यू।